आपका स्वागत है। यहाँ हम इतिहास, संस्कृति और समाज में गहराई से उतरते हैं और आपके लिए प्रमुख घटनाओं, प्रभावशाली शख्सियतों और जटिल प्रणालियों का विस्तृत विश्लेषण लाते हैं, जो आज हमारी दुनिया को आकार देते हैं। चाहे वह डॉक्टर B.R. के जीवन और कार्य की खोज हो, अंबेडकर या सामाजिक संरचनाओं के गहरे तंत्र को समझना, हमारा मिशन प्रबुद्ध करना, शिक्षित करना और प्रेरित करना है। सदस्यता लें और खोज और परिवर्तन की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े। भारत में छोटी जोतों का सारांश और उनके उपाय। निम्नलिखित बुलेट बिंदु स्रोत दस्तावेज में दी गई जानकारी के आधार पर भारत में छोटी हिस्सेदारी और उनके उपचार का सारांश प्रस्तुत करते हैं। लेखक का तर्क है कि छोटी और बिखरी हुई कृषि जोतें भारत की कृषि उत्पादकता के लिए हानिकारक हैं। लेखक भारत में छोटी जोत की समस्या की जांच करता है, यह देखते हुए कि जोत का औसत आकार विभिन्न क्षेत्रों में काफी भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, औसत आकार बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 25.9 एकड़ से लेकर पिंपला सौदागर गांव में सिर्फ 1 से 2 एकड़ तक है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि केवल छोटी जोतों को बढ़ाए बिना उन्हें मजबूत करने से भारतीय कृषि को परेशान करने वाले अंतर्निहित मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जा सकेगा। लेखक का तर्क है कि यह आम धारणा कि छोटे खेत स्वाभाविक रूप से अलाभकारी होते हैं, एक भ्रांति है। इसके बजाय लेखक का तर्क है कि किसी खेत की आर्थिक व्यवहार्यता का सही माप भूमि के आकार और उत्पादन के अन्य कारकों, जैसे पूंजी और श्रम के बीच उचित संतुलन में निहित है। लेखक प्रचलित धारणा की आलोचना करता है कि एक विशिष्ट एकड़ सीमा, जैसे प्रो जेवंस द्वारा सुझाई गई 29 से 30 एकड़, एक आदर्श आर्थिक जोत का गठन करती है। लेखक का तर्क है कि जीवन स्तर के अनुमानित मानक के आधार पर मनमाने ढंग से एक आदर्श आकार निर्दिष्ट करना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें ठोस आर्थिक आधार का अभाव है। लेखक का मानना है कि बड़ौदा समिति, जिसे छोटी जोत के मुद्दे को संबोधित करने का काम सौंपा गया था, बड़ौदा राज्य में मौजूदा औसत जोत आकार से संतुष्ट दिखती है, विस्तार की आवश्यकता को पहचानने में विफल रही है। लेखक एक प्रतिस्पर्धी समाज में उत्पादन का एक विस्तृत आर्थिक विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन के विभिन्न कारकों के संयोजन में उद्यमी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि उद्यमी के निर्णय मुख्य रूप से मूल्य विचार से प्रेरित होते हैं, जिसका लक्ष्य राजस्व को अधिकतम करते हुए लागत को कम करना होता है। लेखक ने भारत में भूमि मूल्यांकन के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला है, यह देखते हुए कि क्षेत्र मूल्यांकन की प्रणाली किसानों को उपलब्ध पूंजी के आधार पर अपने खेत के आकार को समायोजित करने की अनुमति देने के लिए लाभदायक प्रतीत होती है, लेकिन अंततः जोत के विखंडन में योगदान करती है। लेखक एक संयुक्त रिपोर्ट का हवाला देता है जो बताती है कि कैसे इस प्रणाली ने अपने शुरुआती इरादों के बावजूद अनजाने में भूमि को छोटे, बिखरे हुए भूखंडों में विभाजित कर दिया। लेखक व्यापक रूप से प्रचलित धारणा को चुनौती देता है कि मौजूदा जोत का विस्तार करना भारत की कृषि समस्याओं का प्राथमिक समाधान है। लेखक का तर्क है कि यह धारणा इस धारणा पर टिकी है कि कृषि भंडार में वृद्धि हुई है जबकि खेतों का आकार कम हो गया है। हालांकि श्री के एल दत्ता के शोध का हवाला देते हुए लेखक बताते हैं कि कृषि उत्पादों की आपूर्ति वास्तव में अकुशल जुताई, संसाधनों की कमी और खेती के तरीकों में कम निवेश जैसे कारकों के कारण कम हो गई है। लेखक का मानना है कि भारत की कृषि समस्याओं का मूल कारण केवल जोत के आकार के बजाय इसकी सामाजिक अर्थव्यवस्था के भीतर असंतुलन है। लेखक का तर्क है कि अंतर्निहित सामाजिकार्थिक मुद्दों को संबोधित किए बिना केवल जोत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना मूल कारण को संबोधित किए बिना लक्षण का इलाज करने के समान होगा। लेखक ने भारत में भूमिमानव अनुपात में गिरावट की चिंताजनक प्रवृत्ति देखी है, जो कृषि आबादी और उपलब्ध खेती योग्य भूमि के बीच बढ़ते असंतुलन का संकेत देती है।
यह प्रवृत्ति बताती है कि कृषि कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निष्क्रिय या अल्परोजगार हो सकता है। लेखक कृषि क्षेत्र में निष्क्रिय श्रम के हानिकारक परिणामों पर जोर देते हुए तर्क देते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता में योगदान देने के बजाय यह निष्क्रिय कार्यबल आनुपातिक उत्पादन उत्पन्न किए बिना संसाधनों का उपभोग करता है। लेखक कानूनी तरीकों से भूमि के उपविभाजन और विखंडन को रोकने के प्रयासों की आलोचना करते हुए तर्क देते हैं कि ऐसे उपाय अंततः अप्रभावी हैं जब तक कि भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन न हो। लेखक भूमि समेकन प्रयासों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है, खासकर यदि भविष्य में उपविभाजन और विखंडन को रोकने के उपाय नहीं किए गए हैं। लेखक का तर्क है कि विखंडन के मूल कारणों को संबोधित किए बिना समेकन प्रयास एक निरर्थक चक्रीय प्रयास होगा। लेखक भारत में कृषि सुधार के प्राथमिक चालक के रूप में औद्योगिकरण की वकालत करते हैं। लेखक का मानना है कि औद्योगिकरण वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करके एक अधिक संतुलित सामाजिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा, जिससे भूमि पर दबाव कम होगा और जोतों के समेकन और विस्तार में आसानी होगी। लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका 1883 के एक केस अध्ययन का हवाला देकर औद्योगिकीकरण के लिए अपने तर्क का समर्थन करता है, जहां औद्योगिक विकास के कारण कृषि में सुधार हुआ। लेखक साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि औद्योगिकरण आय सृजन के नए रास्ते बनाकर भूमि पर दबाव को कम कर सकता है। लेखक का निष्कर्ष है कि भारत में कृषि जोत को मजबूत करने के किसी भी बड़े पैमाने के प्रयास से पहले औद्योगिकरण होना चाहिए। लेखक इस बात पर जोर देता है कि एक मजबूत औद्योगिक क्षेत्र अधिक लचीला सामाजिक और आर्थिक वातावरण तैयार करेगा, जिससे किसी भी बात के कृषि सुधार के सफल होने की अधिक संभावना होगी। कृपया ध्यान दें कि यह सारांश पूरी तरह से वॉल्यूम 01 देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह सामग्री ज्ञानवर्धक लगी, तो हमें धन्यवाद देना न भूलें। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और इतिहास, समाज और संस्कृति के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए सदस्यता बटन दबाएं। बने रहें, हमारे अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें और तब तक सवाल करते रहें, सीखते रहें और बेहतर कल के लिए प्रयास करते रहें।